दोस्तों, अग्नि की उड़ान पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक की समरी की। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि प्रोफेसर साराभाई ने ईयर 1969 में पूरी ऊर्जा और लगन के साथ देश में ही उपग्रह बनाने तथा उन्हें छोड़ने के लिए स्वदेशी तकनीक SLV एवं बड़े रॉकेटों को छोड़े जाने के लिए संभावित प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने मद्रास से 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित श्रीहरिकोटा को प्रक्षेपण स्थल के लिए चुना और फिर वहीं रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की। ईयर 1968 में उन्होंने इंडियन रॉकेट सोसाइटी का गठन किया और इसके तत्काल बाद ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का गठन किया गया। इस संस्था का मुख्य काम देश में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शोध तय करना था। भारतीय SLV के सपने को साकार करने के लिए प्रोफेसर साराभाई ने तब तक चुनिंदा लोगों की टीम पहले से ही बना ली थी। मुझे इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा था। टीम बनाने की कला में प्रोफेसर साराभाई एक विलक्षण उदाहरण थे। प्रोफेसर साराभाई का मानना था कि गलतियां ही हमें अपने आप को सुधारने का अवसर देती हैं और हमारे भीतर नए नए विचार जन्म लेते हैं। गलतियां, भूल चूक के मामले में प्रोफेसर साराभाई हमेशा से ये मानते थे कि इन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इन पर नियंत्रण किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। SLV मिसाइल पैनल की हर बैठक में मैं इसके बाद की पूरी जानकारी प्रोफेसर साराभाई को दिया करता था। एक बार डॉक्टर साराभाई ने मुझे निर्देश दिया कि दिल्ली से लौटते वक्त मैं त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर उनका इंतजार करूं, क्योंकि उस रात ही प्रोफेसर साराभाई को बम्बई जाना था। जब मैं त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर उतरा तो वातावरण में एक उदासी सी फैली हुई थी। हवाई जहाज की सीढ़ी चलने वाले ऑपरेटर कुट्टी ने भर्राई आवाज में मुझे बताया कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। कुछ घंटे पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मुझे ये सुनकर गहरा सदमा लगा। हमारी बातचीत होने से घंटे भर के भीतर ही ये सब कुछ हो गया था। ये मेरे लिए जितना बड़ा आघात था, उतना ही बड़ा नुकसान भारतीय विज्ञान के लिए भी था। प्रोफेसर साराभाई न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान नेतृत्व देने वाले भी थे। मुझे अभी तक याद है, उन्होंने जून 1970 में SLV-3 की डिजाइन परियोजना की प्रगति की जो समीक्षा की थी, उसमें समीक्षा के लिए डिजाइन प्रदर्शित करने के 4 चरण तैयार किए गए थे। पहले 3 प्रदर्शन तो आसानी से हो गए थे, चौथे चरण का प्रदर्शन मुझे करना था। मैंने उनसे अपनी टीम के उन 5 सदस्यों का परिचय करवाया जिन्होंने इस डिजाइन को तैयार करने में अपना योगदान दिया था। हर एक को आश्चर्य हुआ। टीम के हर सदस्य ने अपने हिस्से के काम का पूरे अधिकार एवं क्षमता के साथ प्रदर्शन करके बताया। बाद में इस प्रदर्शन पर लंबी चर्चा हुई और निष्कर्ष आया कि प्रगति संतोषजनक है। अचानक ही प्रोफेसर साराभाई के साथ काम कर रहे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने मुझसे पलट कर पूछा, ठीक है, आपकी परियोजना के काम का प्रदर्शन आपकी टीम के सदस्यों ने अपने काम के आधार पर किया है, लेकिन इस परियोजना के लिए आपने क्या किया है? यह पहला मौका था जब मैंने प्रोफेसर साराभाई को नाराज होते हुए देखा। उन्होंने अपने उस साथी वैज्ञानिक से कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि एक परियोजना का प्रबंधन क्या होता है। हमने यह एक श्रेष्ठतम उदाहरण देखा है। टीम के काम का यह अनूठा प्रदर्शन था। मैंने हमेशा परियोजना को नेतृत्व देने वाले जिस व्यक्ति को देखा है और जिसने शुद्ध रूप से ये काम किया है, वह कलाम ही है। मैं प्रोफेसर साराभाई को भारतीय विज्ञान के महात्मा गांधी के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने अपनी टीम के लोगों में नेतृत्व के गुण पैदा किए और उन्हें विचार तथा उदाहरणों के माध्यम से हमेशा प्रेरित किया। डॉक्टर साराभाई के बाद प्रोफेसर सतीश धवन को इसरो का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में SLV परियोजना का पूरे जोर शोर से काम चल रहा था और सारी उपप्रणालियां विकसित कर ली गई थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ विचार विमर्श के बाद प्रोफेसर धवन ने मुझे SLV का परियोजना प्रबंधक नियुक्त किया था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि SLV-3 परियोजना के लिए मैंने 275 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की जरूरतें बताई थी, लेकिन इनमें से मुझे सिर्फ 50 ही मिल पाए। अगर मैं इतनी ज्यादा कोशिशें नहीं करता तो शायद परियोजना शुरू ही नहीं हो पाती। SLV-3 परियोजना के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालते हुए मेरे दिन की शुरुआत करीब 2 किलोमीटर के प्रातःकालीन भ्रमण से होती थी। सुबह घूमने के दौरान ही मैं दिन भर का कार्यक्रम बना लिया करता था। मेरा जोर इस पर रहता था कि दिन भर में 2 या 3 काम निश्चित रूप से पूरे कर लिए जाएं और इसमें से कम एक काम ऐसा होता था जो लंबी अवधि के लक्ष्यों से संबंधित होता था। दफ्तर में एक बार मैं अपनी टेबल जरूर साफ करता था। पहले 10 मिनट के भीतर मैं सभी कागजात देखकर उनको अलग अलग कर लेता था। वे कागज जिन पर तुरंत कार्रवाई करनी है, प्राथमिकता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण कागज।
डॉक्टर कलाम कहते हैं कि SLV परियोजना के दौरान हमने कई स्वदेशी तकनीकें स्वयं विकसित की ताकि हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाए, और हमारी ये सारी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण का काम धीरे धीरे ही हुआ। हमारे पास स्वप्रशिक्षित इंजीनियरों की उत्कृष्ट टीम थी। आज मुझे लगता है कि SLV के विकास में हमारी अप्रशिक्षित प्रतिभा, उसकी विशेषताओं एवं समर्पण का मिला जुला रूप ही ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष रहा। समस्याएं लगातार आती रही, लेकिन मेरी टीम के सदस्यों ने कभी भी मुझे अपनी 10 उंगलियों से ज्यादा समस्याएं नहीं गिनाई। देर रात काम खत्म करने के बाद मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। सुंदर हैं वे हाथ सृजन करते जो सुख से, धीरज से, सच से, साहस से, हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर युग। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि प्रोफेसर धवन के साथ मुझे लंबे समय तक समय बिताने का अवसर मिला। वह अपने तर्क एवं बौद्धिकता से सुनने वाले को मोहित कर लेते थे, क्योंकि वह किसी भी विषय पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते थे। उनके पास डिग्रियों का असाधारण मेल था। गणित एवं भौतिक शास्त्र में BSc, अंग्रेजी साहित्य में MA, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE, वैमानिकी इंजीनियरिंग में MS तथा वैमानिकी एवं गणित में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD। उनके साथ डिस्कशन करना हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरक हुआ करता था, और उनसे मुझे और मेरी टीम के सदस्यों को दिमागी ऊर्जा मिलती थी। मैंने उन्हें हमेशा आशावाद और सहानुभूति से भरा पाया। यद्यपि वह खुद प्रायः अपने को कठोर समझते थे, लेकिन अगर किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसके प्रति भी वह उदार रहते थे। प्रोफेसर धवन दोषियों के खिलाफ बहुत ही सख्त रूप से फैसला सुना दिया करते थे, लेकिन उसके बाद ही वो उन्हें माफ भी कर दिया करते थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि SLV-3 पर अभी काम चल ही रहा था, लेकिन फिर भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम साउंडिंग रॉकेटों से आगे नहीं बढ़ा था। यहाँ तक कि जानकार लोग भी इन कोशिशों को देखने, समझने और स्वीकार करने को राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें राष्ट्र के विश्वास से प्रेरणा मिली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 24 जुलाई 1974 को संसद में कहा कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाने के लिए विकास तथा निर्माण का काम प्रगति पर है। हमारे बहुत सारे उद्योग उपकरणों और कल पुर्जों के निर्माण में लगे हैं, और भारत की पहली कक्षीय उड़ान ईयर 1978 में होगी। सृजन के किसी भी काम की तरह SLV-3 को तैयार करने का काम भी आसान नहीं था। एक दिन जब मेरी टीम और मैं पहले चरण की मोटर के परीक्षण के काम में पूरी तरह तल्लीन थे, तभी रामेश्वरम से खबर आई कि मेरे बहनोई और मुझे रास्ता दिखाने वाले अहमद जलालुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं थे। यह खबर सुनकर कुछ मिनटों के लिए जैसे मैं थम सा गया। कुछ सोच भी नहीं पाया, ना ही कुछ महसूस कर पाया। जब मैंने एक बार और काम में ध्यान लगाने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मैं आपस में ही कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, और तब मुझे महसूस हुआ कि जलालुद्दीन के साथ मेरा भी एक हिस्सा चला गया है। जैसे मेरे सामने बचपन की यादें उभर आईं। शाम को रामेश्वरम मंदिर के आसपास घूमना, चांदनी रात में चमकती मिट्टी और नृत्य करती समुद्री लहरें, अनंत आकाश से टिमटिमाते तारों का प्रकाश, मुझे समुद्र में डूबता क्षितिज दिखाते जलालुद्दीन, मेरी किताबों के लिए उनके द्वारा पैसों का बंदोबस्त करना और सांता क्रूज हवाई अड्डे पर मुझे विदा करने आना, ये सभी दृश्य आंसुओं से धुंधलाई मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे और मुझे खौफनाक महसूस हो रहे थे। बसें बदलता हुआ रात भर का सफर तय करके अगले दिन सुबह ही मैं रामेश्वरम पहुंच पाया। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा। आखिरकार एक दिन तो सभी को जाना है। शायद जलालुद्दीन कुछ जल्दी चले गए, बहुत ही जल्दी। मैं खुद ज्यादा समय तक घर पर नहीं रुक सका। मुझे लग रहा था कि मैं एक अजीब सी अशांति एवं चिंता में डूबता जा रहा हूँ और मेरे व्यक्तिगत जीवन तथा पेशेवर जीवन के बीच अंदरूनी विरोधाभास जन्म लेते जा रहे हैं। थुम्बा लौटने के कई दिनों बाद तक मुझे अपने किए हर काम को लेकर एक ऐसी निरर्थकता का आभास होता रहा, एक वैराग्य जैसा अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने प्रोफेसर धवन से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे जैसे SLV परियोजना का काम आगे बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक रूप से तुम्हारे मन को बड़ी शांति मिलती जाएगी। उन्होंने मुझे फिर से प्रौद्योगिकी की वास्तविकताओं पर और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इसरो मुख्यालय में YS राजन का साथ मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण था। राजन हमेशा से मेरे एक अच्छे मित्र थे। SLV परियोजना के मामले में विभिन्न केंद्रों के साथ काम करने वाले लोगों से उनके मधुर एवं आत्मीय संबंध बन गए थे। ईयर 1976 में मेरे पिताजी का इंतकाल हुआ। काफी ज्यादा उम्र होने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो चला था और इसी कारण वे कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे थे। जलालुद्दीन के निधन के बाद से ही उनका स्वास्थ्य और भी गिर गया था। उनमें अब जीने की इच्छा भी नहीं रह गई थी।
जलालुद्दीन को अपनी ये दैवीय शक्ति के पास लौटता देख उनकी भी इच्छा अल्लाह के पास जाने को होने लगी थी। जब भी मुझे पिताजी की तबीयत खराब होने के बारे में पता लगता तो मैं शहर के एक अच्छे डॉक्टर को लेकर रामेश्वरम चला जाता। जब जब मैं ऐसा करता तब पिताजी अनावश्यक चिंता करने के लिए मुझ पर नाराज होते और डॉक्टर पर किए जाने वाले खर्च को लेकर भी मुझे सुना देते। वो कहा करते, मेरे ठीक होने के लिए तुम्हारा आ जाना ही पर्याप्त है, तुम डॉक्टर को लाकर उसकी फीस पर पैसा क्यों खर्च करते हो। इस समय तक उनका स्वास्थ्य इतना गिर चुका था कि डॉक्टर, देखभाल या पैसों से भी कुछ नहीं हो सकता था। मेरे पिताजी रामेश्वरम की भूमि पर 102 वर्ष तक रहे। वो अपने पीछे 15 पोते पोती और एक परपोता छोड़ गए थे। कितना आदर्श वाला एवं अनुकरणीय जीवन था उनका। मेरे पिताजी हर ईमानदार वफादार व्यक्ति के लिए एक आदर्श प्रतिमान व्यक्ति के रूप में जिए। शब्दों में कहें तो ये एक बुजुर्ग की मौत थी। ना कोई सार्वजनिक शोक सभा आयोजित की गई, ना ही कोई झंडा झुकाया गया और ना ही किसी अखबार में उनके निधन की खबर छपी। वह कोई राजनेता नहीं थे, कोई अध्येता या कोई बड़े व्यवसायी भी नहीं थे। वो तो एक ऐसे साधारण एवं पारदर्शी व्यक्ति थे जैसे ईश्वर ने उन्हें बनाया हुआ होगा। मेरे पिताजी हमेशा विश्वास पूर्वक ईश्वर का अनुसरण करते रहे, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके अलावा उनके पास अपने को संकट मुक्त बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्हें ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना था। मैं अपनी माँ के पास बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। जब मैं थुम्बा लौटने के लिए उनसे विदा लेने लगा, उन्होंने भराई हुई आवाज में मेरे लिए दुआ की और आशीर्वाद दिया। उन्हें यह मालूम था कि उन्हें अपने पति का वह घर नहीं छोड़ना था और मैं उनके साथ वहाँ नहीं रह सकता था। हम दोनों को अपनी अपनी जगह ही रहना था। यही नियति थी, यही प्रारब्ध था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि SLV-3 एपोजी रॉकेट के ऊपरी हिस्से का विकास डायमंड की तरह ही किया जाना था। इसका उड़ान परीक्षण फ्रांस में होना था। इसमें कई जटिल समस्याएं आ गई थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुझे तत्काल ही फ्रांस जाना था। दोपहर बाद फ्रांस के लिए मैं रवाना होता और उससे पहले ही मुझे ये खबर मिली कि मेरी माँ का निधन हो गया है। वे दोनों आत्माएं जिन्होंने मुझे स्वरूप देने के लिए आकार लिया, वो मुक्त हो चुकी थी। उनकी यात्रा के अंत का समय आ चुका था। हम में से बाकियों को ये सफर जारी रखना था और जीवन का खेल पूरा होने देना था। मैंने उस मस्जिद में प्रार्थना की जिसमें मेरे पिताजी मुझे हर शाम एक बार जरूर ले जाया करते थे। जो जिम्मेदारी मैंने उन्हें दी और जैसा जीवन मैंने उनके लिए तैयार किया था, उसे उन्होंने बड़ी सावधानी, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ पूरा किया और वापस मेरे पास आए। तुम उनका काम पूरा होने के दिन शोक क्यों मना रहे हो? उस काम पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए पड़ा है। अपने कार्यों से परमानंद को प्राप्त करो। ये शब्द किसी ने कहे नहीं थे, लेकिन मैंने जोर से वह स्पष्ट आवाज में सुना था। मैं बहुत ही शांति के साथ मस्जिद से बाहर आया और बिना अपने घर की तरफ देखे रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। अगली सुबह मैं थुम्बा लौट आया था, बहुत थका हुआ और भावनात्मक रूप से टूटा हुआ था, लेकिन अपने महत्वाकांक्षी कार्य यानी कि भारतीय रॉकेट के एक भाग को विदेशी भूमि से उड़ाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध था। SLV-3 एपोजी रॉकेट के सफल परीक्षण के बाद फ्रांस से लौटने पर एक दिन डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने मुझे वर्नर फॉन ब्रॉन के पहुंचने के बारे में सूचना दी। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति फॉन ब्रॉन के बारे में जानता है, जिन्होंने V2 मिसाइलें तैयार की थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन पर इन मिसाइलों से हमला कर तबाही मचाई थी। अपने कार्य जीवन का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी में बिताने के बाद अब आप अमेरिका में कैसा महसूस करते हैं? ये सवाल मैंने ब्रॉन से पूछा, जो अपोलो मिशन में शनि रॉकेट तैयार करने के बाद अमेरिका में एक पूजनीय हस्ती बन गए थे। अपोलो मिशन के इस रॉकेट ने ही मनुष्य को चांद पर उतारा था। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि अमेरिका एक विशाल संभावनाओं वाला देश है, लेकिन वे हर चीज को गैर अमेरिकीपन, संदेह एवं अपमान की दृष्टि से देखते हैं। वे बहुत ही गहराई तक मनोविकार से ग्रस्त हैं और वे विदेशी तकनीकों को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कलाम, अगर तुम रॉकेट विज्ञान में कुछ भी करना चाहते हो तो इसे अपने आप ही करो। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि SLV-3 एक विशुद्ध भारतीय डिजाइन है और आपके सामने समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ सफलताओं से ही नहीं बनते, हमारा निर्माण असफलताओं से भी होता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 3 साल लगातार परिवार में 3 मौतें हो जाने के कारण मुझे अपने काम के प्रति अब पूरी से भी ज्यादा प्रतिबद्धता की जरूरत थी। मैंने अपना सब कुछ SLV को तैयार करने में लगा डाला। मुझे लगा कि जैसे मैंने वह रास्ता तलाश लिया है जिस पर मुझे आगे बढ़ना है। मेरे लिए SLV ईश्वर का मिशन और उसकी प्रगति मेरा उद्देश्य बन गया था। इस दौरान मैंने अपनी सब दूसरी गतिविधियां जो थोड़ी बहुत हुआ करती थी वो भी रोक दी। अब ना मैं शाम को बैडमिंटन खेलता, ना ही साप्ताहिक या दूसरी छुट्टियां करता, ना परिवार, ना रिश्तेदारी और यहाँ तक कि दोस्तों के यहाँ भी आना जाना छूट गया था।
कई बार मैं और मेरी टीम के सदस्य काम में इस कदर लगे रहते थे कि हम दोपहर का खाना ही नहीं खा पाते थे और ना ही हमें लगता था कि हम भूखे हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जो लोग अपने पेशे में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूलभूत गुण होना बहुत जरूरी है। पूरी क्षमता के साथ काम करने की इच्छा के बाद मुश्किल से ही कोई और इच्छा जन्म ले पाती है। मेरे साथ जो लोग थे, उन्हें प्रति हफ्ते 40 घंटे काम करने का पैसा मिलता था। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हर हफ्ते 60, 80 और यहाँ तक कि 100 घंटे तक काम करते थे, क्योंकि उन्हें अपना काम रोमांच पैदा करने वाला, चुनौती भरा एवं अच्छा प्रतिफल देने वाला लगता था। सभी सफल पुरुषों और महिलाओं में पूर्ण वचनबद्धता का गुण जरूर पाया जाता है। हर व्यक्ति अलग अलग ऊर्जा को लेकर जन्मा है और जो सबसे पहले प्रयास करेगा और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, वही सबसे जल्दी अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाएगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ईयर 1979 के मध्य में SLV का सपना पूरा हुआ। SLV-3 का पहला प्रायोगिक उड़ान परीक्षण हमने 10 अगस्त 1979 को निर्धारित किया था। पहले चरण ने पूर्ण सफलता से अपना काम किया। इस चरण को दूसरे चरण में परिवर्तित होना था। हम SLV-3 को उड़ता हुआ देखने की उम्मीदें लिए हुए थे, लेकिन अचानक ही गड़बड़ी आ गई और उम्मीदों को धक्का लगा। रॉकेट का दूसरा चरण नियंत्रण से बाहर हो गया। 317 सेकंड के बाद ही उड़ान बंद हो गई और मेरे चौथे चरण सहित पूरा यान श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में आ गिरा। इस घटना से हम सबको गहरा धक्का लगा। मुझे नाराजगी और निराशा दोनों ही हुई। अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर इस कदर थम गए हैं कि उनमें दर्द हो रहा है। यह समस्या मेरे शरीर में नहीं थी, बल्कि मेरे मस्तिष्क में कुछ घटित हो रहा था। मेरे हावरक्राफ्ट नंदी की असामयिक मौत, राडो परियोजना का बीच में ही छोड़ दिया जाना, SLV डायमंड के चौथे चरण को रोक देना, ये सब मेरी आंखों के सामने आ गए। पिछले कुछ वर्षों में जैसे तैसे इन झटकों से उबरा और नए सपने सजोए। उस दिन मैं हर झटके को लेकर काफी निराशा एवं अवसाद में था। मानसिक व शारीरिक रूप से थका हुआ मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर कटे पेड़ सा जा गिरा। थोड़ी ही देर बाद मेरे कंधों पर हाथ रखकर किसी ने मुझे जगाया। दोपहर खत्म हो चुकी थी और शाम होने जा रही थी। मैंने देखा डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे पास बैठे हुए हैं। खाने का क्या हो रहा है, उन्होंने पूछा। उनका ये स्नेह व चिंता मुझे गहराई तक छू गई। मुझे बाद में पता चला कि इससे पहले भी 2 बार डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे कमरे में आए थे, लेकिन मुझे सोता देखकर लौट गए थे। वो पूरे समय यह प्रतीक्षा करते रहे कि मैं उठ जाऊं और फिर उनके साथ दोपहर का भोजन करूं। मैं उदास तो था, लेकिन अकेलापन नहीं लग रहा था। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ ने मेरे भीतर एक नया विश्वास जगाया। खाना खाते वक्त उन्होंने बहुत ही कम बातचीत की और सावधानी पूर्वक SLV-3 के जिक्र तक से बचते हुए बहुत ही शालीनता से मुझे दिलासा दिया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि कठिनाई से भरे उस दौर में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने मेरी काफी सहायता की। दुखों को झेल जाने की उनमें जो अद्भुत क्षमता थी, वो हम सभी के लिए एक मिसाल थी। उन्होंने पूरी SLV टीम को अपने पास बुलाया और मुझे दिखाते हुए कहा कि SLV-3 की असफलता का दुख मुझे अकेले को नहीं है। वो बोले, तुम्हारे सारे साथी तुम्हारे साथ खड़े हैं। इससे मुझे काफी भावात्मक सहारा, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन मिला। 11 अगस्त 1979 को SLV की उड़ान के बाद की समीक्षा बैठक में 70 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसमें मिशन की असफलता के तकनीकी कारणों का पूरा ब्यौरा तैयार किया गया। उस बैठक में मैं खड़ा हुआ और प्रोफेसर धवन से बोला, सर, हालांकि इस असफलता के लिए मेरे साथियों ने तकनीकी गड़बड़ी को दोषी ठहराया है, तो भी अंतिम चरण की उल्टी गिनती के दौरान नाइट्रिक एसिड रिसाव को अनदेखा करने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। एक मिशन डायरेक्टर के रूप में मुझे प्रक्षेपण रोक देना चाहिए था और संभव था तो उड़ान को सुरक्षित बचा लेने का प्रयत्न करना था। अन्य देशों में ऐसी स्थिति में मिशन डायरेक्टर को अपने काम से हाथ धोना पड़ जाता है। इसीलिए SLV-3 की असफलता का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। थोड़े समय के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर धवन खड़े हुए और बोले, मुझे कलाम को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके ही छोड़ना है। ये कहते हुए वो उठे और बैठक खत्म करने का संकेत देते हुए बाहर चले गए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विज्ञान के लक्ष्य हमें बड़ी खुशी तो देते ही हैं, साथ ही दुख, तकलीफ एवं हृदय विदारक क्षण भी हमारे सामने आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मस्तिष्क में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं। जॉन कैपलर, जिसके 3 कक्षीय गति नियम अंतरिक्ष शोध का मूल आधार बने हैं, को सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति के बारे में 2 नियम बनाने के बाद तीसरा नियम बनाने में करीब 17 साल लग गए थे। इस दौरान उसे ना जाने कितनी बार असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा होगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपनी खोज चंद्रशेखर लिमिट के बाद नोबेल पुरस्कार के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ा। ईयर 1930 के दशक में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब उन्होंने स्नातक किया था,
तभी ये खोज कर ली थी। अगर उसी समय उनकी खोज को मान्यता दे दी जाती तो ब्लैक होल की खोज कई दशक पहले ही सामने आ जाती। झटकों से उबरने के लिए मुझे इन सब विचारों ने काफी मदद की। नवंबर 1979 के शुरू में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश रिटायर हो गए। टीम भावना से काम करने की शक्ति में उनका जो विश्वास था, उससे एसएलवी परियोजना के प्रबंधन में एक प्रेरणा मिली थी, जो बाद में देश की सभी वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत और मूल ढांचा बनी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश एक बहुत ही बुद्धिमान परामर्शदाता थे, जिन्होंने मुझे अपने मिशन के लक्ष्य के बारे में जब जब जरूरत पड़ी अमूल्य मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने मुझ में न सिर्फ विशेषताओं को ही निखारा जो मैंने प्रोफेसर साराभाई से प्राप्त की थी, बल्कि उन विशेषताओं को नया आयाम देने में मेरी मदद भी की। जल्दीबाजी को लेकर वे मुझे हमेशा सावधान करते थे। हर स्तर पर SLV3 की टीम को कुछ असाधारण एवं उत्साही लोगों का साथ और सहयोग मिलता रहा। दूसरे SLV3 के परीक्षण के 30 घंटे पहले यानी 17 जुलाई 1980 को सारे अखबार हर तरह की भविष्यवाणियों से भरे पड़े थे। एक अखबार ने लिखा था कि परियोजना निदेशक का कुछ पता ही नहीं चल रहा है और उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है। कई लोगों ने पहले ही SLV3 की उड़ान का इतिहास ढूंढने को प्राथमिकता दे दी और बताया कि किस प्रकार ईंधन की कमी के कारण रॉकेट के तीसरे चरण ने काम करना बंद कर दिया था और रॉकेट समुद्र में जा गिरा तथा पूरा मिशन असफल रहा। मुझे मालूम था कि अगले दिन का प्रक्षेपण देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य तय करने जा रहा है, या तो अब या कभी नहीं। वास्तव में पूरे देश की निगाहें हम पर टिकी हुई थी। 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से SLV3 ने दोबारा उड़ान भरी। उड़ान के 600वें सेकंड पर मैंने देखा कि रोहिणी उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराने के लिए चौथे चरण के इंजन से मिलने वाले जरूरी वेग के बारे में कंप्यूटर पर आंकड़े आ रहे हैं। अगले 2 मिनट में रोहिणी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित हो गया था। मैंने कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए जो महत्वपूर्ण शब्द उस समय कहे, शायद ही जीवन में कभी कहे होंगे। मिशन डायरेक्टर की सभी स्टेशनों को सूचना है, महत्वपूर्ण घोषणा के लिए तैयार रहें। सभी चरणों ने मिशन की जरूरतें पूरी कर ली हैं। चौथे चरण के इंजन ने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराने के लिए आवश्यक वेग दे दिया है। हर जगह लोग खुशी से चिल्ला उठे थे। जैसे ही मैं ब्लॉक हाउस से बाहर आया, मेरे साथियों ने मुझे कंधे पर उठा लिया और मेरा जुलूस निकाला। सारा देश खुशी से रोमांचित था। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हो गया था जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता थी। सारे अखबारों में यह खबर सुर्खियों में थी। रेडियो व दूरदर्शन ने विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए थे। संसद में मेजे थपथपाकर बधाइयां दी गईं। यह राष्ट्र के एक सपने के साथ ही देश के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की भी शुरुआत थी। अपनी सहज विनम्रता त्याग इसरो के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन ने बाजोश ऐलान किया कि अब हम अंतरिक्ष में खोज की पूरी योग्यता से युक्त हो गए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी फोन पर मुझे बधाई दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया उस भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की थी जिसमें हर कोई रोमांचित था और 100% स्वदेशी प्रयास पर गर्व कर रहा था। मेरे भीतर मिली जुली प्रक्रिया हो रही थी। इस सफलता को हासिल करके मैं काफी खुश था, क्योंकि पिछले 2 दशकों में पहली बार पूर्ण सफलता मिली थी। लेकिन दुखी इसलिए था क्योंकि मुझे प्रेरणा देते रहने वाले, मेरी खुशी में हिस्सा बांटने वाले अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पिता, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर साराभाई। SLV3 की उड़ान को सफल बनाने का सबसे पहला श्रेय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह प्रोफेसर विक्रम साराभाई को जाता है, जिन्होंने इसके लिए कोशिशें शुरू की थी। साथ ही VSSC के उन सैकड़ों साथियों को भी जिनकी इच्छा शक्ति ने इस सफलता को साकार कर दिखाया, और साथ ही प्रोफेसर धवन एवं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश को, जिन्होंने इस परियोजना का नेतृत्व किया। SLV3 की सफलता के महीने भर बाद ही मुझे दिल्ली से प्रोफेसर धवन का फोन आया। उन्होंने मुझे दिल्ली पहुंचने को कहा। हमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलना था, लेकिन मेरे साथ एक छोटी समस्या और भी थी। ये समस्या मेरे कपड़ों को लेकर थी। मैं रोजाना की तरह ही सादे कपड़े और हवाई चप्पलों में था, जिनका कि मैं आज तक भी आदी हूँ। प्रधानमंत्री से मिलने जाने के लिए कम से कम एक स्तरीय कपड़े तो पहनने जरूरी थे। मैंने प्रोफेसर धवन को इस समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि कपड़ों के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बोले, तुम तो अपनी सफलता से सजे हो। अगली सुबह प्रोफेसर धवन और मैं संसद भवन की एनेक्सी में पहुंचे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के संसदीय पैनल की बैठक होनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदस्यों को SLV3 की सफलता के बारे में बताया और हमारी उपलब्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। अचानक मैंने देखा कि श्रीमती इंदिरा गांधी मेरी ओर मुस्कुराती हुई बोली, कलाम, हम तुम्हें यहाँ सुनना पसंद करेंगे।
प्रोफेसर धवन पहले ही बोल चुके थे। प्रधानमंत्री की ओर से ऐसे अनुरोध की मुझे कल्पना नहीं थी। हिचकिचाते हुए मैं उठा और बोला कि राष्ट्र निर्माताओं की उपस्थिति के बीच मैं अपने आप को वाकई सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि हम एक देश में एक रॉकेट प्रणाली को किस तरह तैयार कर सकते हैं जिसे 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ा जा सके। कमरा तालियों की आवाज से गूंज उठा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने कभी भी दूसरों की बुद्धि का फायदा नहीं उठाया। मेरा जीवन, जैसा कि मेरा स्वभाव बताता है, कभी भी उपलब्धि हासिल करने वाले बेरहम व्यक्ति, बुद्धिहीन एवं क्रूर अफसर या शोषण करने वाले या कल्पनाओं में उड़ने वाले व्यक्ति जैसा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे इंसान का रहा जो विचारवान हो। SLV3 दबावों और जोड़ तोड़ से नहीं बना था, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास का परिणाम था। तब यह अप्रसन्नता का भाव कुछ लोगों में क्यों था? मैं मीडिया के केंद्र में आ गया था और इस वजह से मेरे वरिष्ठ साथियों के बीच ईर्ष्या का पात्र बन गया था। ये जलन एक कटु वास्तविकता थी जिसके कारणों को मुझे दूर करना था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जनवरी 1981 में हाई एल्टीट्यूड लेबोरेटरी, जो अब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी है, में देहरादून के डॉक्टर भगीरथ राव ने मुझे SLV3 पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया। मशहूर नाभिकीय वैज्ञानिक प्रोफेसर राजा रमन्ना, जिनका मैं हमेशा प्रशंसक रहा और जो उस समय रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, ने उस समारोह की अध्यक्षता की। वे भारत की नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने की कोशिशों और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किए गए पहले परमाणु परीक्षण पर बोले। प्रोफेसर रमन्ना के प्रति मुझ में श्रद्धा हमेशा से ही थी और अब मुझे उन्हें निकट से देखने का अवसर मिला। पहली चीज जिसने मुझे प्रभावित किया वह थी कि जब मैं प्रोफेसर रमन्ना से मिला तो बातचीत के दौरान मुझे एक विशुद्ध सच्ची खुशी का आभास हुआ। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि DRDO में किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व कर सके। मिसाइल डिजाइन से लेकर परीक्षण तक का सारा काम बंद पड़ा था। प्रोफेसर रमन्ना ने मुझसे साफ साफ पूछा कि क्या मैं DRDL में जाना पसंद करूंगा। प्रोफेसर रमन्ना के इस प्रस्ताव ने मेरे भीतर भावनाएं जगा दी। मुझे रॉकेट विज्ञान के अपने ज्ञान को सामने रखने और उसके प्रयोग का फिर दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा। प्रोफेसर रमन्ना के मन में मेरे लिए जो श्रद्धा थी, उसमें मैं अपने को सम्मानित महसूस कर रहा था। पोखरण परमाणु परीक्षण के पीछे भी वही मार्गदर्शन प्रेरणा स्रोत थे। प्रोफेसर रमन्ना ने मुझे इस बारे में प्रोफेसर धवन से बात करने की सलाह दी ताकि वे इसरो से DRDL में मेरे तबादले की रूपरेखा बना सके। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ईयर 1981 का गणतंत्र दिवस चौंका देने वाली खुशी लेकर आया था। 25 जनवरी की शाम प्रोफेसर UR राव के सचिव महादेवन ने मुझे दिल्ली से फोन करके बताया कि गृह मंत्रालय ने मुझे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसके बाद अगला फोन प्रोफेसर धवन का आया और उन्होंने मुझे बधाई दी। प्रोफेसर धवन के फोन से मुझे उल्लास भरे आनंद का अनुभव हुआ क्योंकि ये मेरे गुरु का फोन था। प्रोफेसर धवन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर मैं बहुत ही आनंदित हुआ था। मैंने पूरे हृदय के साथ उन्हें बधाई दी थी। फिर मैंने डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश को फोन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने इस औपचारिकता के लिए मुझे डांटते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे बेटे को यह सम्मान मिला है। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश का स्नेह मुझे इतना गहरे तक छू गया कि मैं अपनी भावनाओं को और ज्यादा नियंत्रण में नहीं रख सका। मेरे कमरे में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का संगीत बज रहा था। यह संगीत मुझे एक दूसरे काल, एक दूसरी जगह ले गया। मुझे लग रहा था मैं रामेश्वरम गया और अपनी माँ से लिपट गया। मेरे पिताजी अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहला रहे हैं। मेरे मार्गदर्शक जलालुद्दीन ने मस्जिद वाली गली में जमा भीड़ को यह खबर सुनाई है। मेरी बहन जोरा ने मेरे लिए विशेष मिठाई बनाई है। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया है। फादर सोलेमन ने मुझे पवित्र क्रॉस छूकर आशीर्वाद दिया है। मैंने देखा कि प्रोफेसर साराभाई उपलब्धियों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटा वृक्ष जो उन्होंने 20 साल पहले लगाया था, अब वह एक बड़ा वृक्ष बन गया है जिसके फलों का आनंद देशवासी ले रहे हैं। मुझे पद्म भूषण मिलने की VSSC में काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी खुशी में हिस्सा बांटा। कुछ लोग थे जिन्हें लगा कि इस सम्मान के लिए मैं अनुचित रूप से चुना गया हूँ। मेरे कुछ बहुत ही करीबी साथी ईर्ष्यालु हो गए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम में से हर एक को ये समझना होगा कि जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपके लिए व आपके खिलाफ भी काम कर रही हैं। अपनी प्रगति को परखना बड़ा मुश्किल होता है। जीवन के इम्तिहान में पर्चा भी खुद बनाना होता है और उत्तर भी खुद ही लिखने होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें जांचना भी खुद को ही होता है। पूर्वाग्रहों से इतर इसरो में किया गया 18 सालों का लंबा प्रवास बिना पीड़ा के छूटना असंभव था।
अपने रूठे साथियों के लिए लेविस कैरोल की कुछ पंक्तियां बड़ी उपयुक्त लगी। है मुझे मंजूर लेना खून का इल्जाम सर पर, है मुझे स्वीकार कहलाना दीवाना, पर कहे कोई कि मैंने छला उसको, कल्पना में भी किसी की है असंभव हो कभी अपराध मेरा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरी सेवाओं को लेकर इसरो एवं डीआरडीओ के बीच थोड़ी बहुत रस्साकशी चल रही थी। इसरो मुझे छोड़ने में थोड़ा हिचकिचा रहा था और डीआरडीओ मुझे अपने यहाँ लेना चाह रहा था। कई महीने गुजर गए। इसरो और डीआरडीओ के बीच पत्र व्यवहार चलता रहा। आखिरकार साल भर बाद यानी फरवरी 1982 में मुझे डीआरडीएल का निदेशक नियुक्त करने का फैसला लिया गया। अप्रैल 1982 में मैं डीआरडीएल गया। उस वक्त एसएल बंसल डीआरडीएल के निदेशक थे। उन्होंने मुझे पूरी प्रयोगशाला दिखाई और वरिष्ठ वैज्ञानिकों से मेरा परिचय भी कराया। और इसी समय अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास ने मुझे डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के करीब 20 साल बाद यह मानद उपाधि मुझे मिली। मुझे इस बात की खुशी थी कि अन्ना विश्वविद्यालय ने रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में मेरे काम को मान्यता दी। संयोगवश मुझे यह मानद उपाधि जिस दीक्षांत समारोह में दी गई उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर राजा रमन्ना ने की थी। मैंने 1 जून 1982 को डीआरडीएल के निदेशक का पद संभाला। बहुत ही जल्दी मैंने महसूस किया कि डेवल मिसाइल परियोजना को समेट दिए जाने की कसक अभी भी यहाँ है। कई विलक्षण वैज्ञानिक अभी तक असंतोष से उबर नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक जगत के बाहर के लोगों के लिए यह समझना काफी मुश्किल है कि जब किसी वैज्ञानिक के परवान चढ़ते हुए काम या प्रगति की दिशा में बढ़ रहे परियोजना के काम को अचानक बंद कर दिया जाता है और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है तो वैज्ञानिक को कितनी पीड़ा होती है। मैंने पाया कि मेरे ज्यादातर वरिष्ठ साथी अपनी खंड खंड हो चुकी उम्मीदों की पीड़ा में जी रहे थे। दूर दूर तक ये महसूस किया जा रहा था कि रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के साथ धोखा किया है। डीआरडीएल में मेरे शुरू के कुछ महीने बहुत ही आकर्षक रहे। उस समय तक जमीन से जमीन पर मार कर सकने वाली मिसाइल पर काफी अच्छा काम हो चुका था। डीआरडीएल के कार्य का संकल्प देखकर मैं चकित था। अपनी पुरानी परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने या बंद कर दिए जाने के बावजूद अब ये साथी आगे काम करने के लिए काफी उत्सुक थे। मैंने विभिन्न उप प्रणालियों की समीक्षा की व्यवस्था की ताकि किसी विशेष नतीजे पर पहुंचा जा सके। इसके साथ ही मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और दूसरे शैक्षिक संस्थानों से विशेषज्ञ लोगों को डीआरडीएल में बुलाना शुरू किया। मुझे लगा कि डीआरडीएल के दमघोटू कार्य केंद्रों को ताज़ा हवा की जरूरत है। एक बार जब हमने पूरी तरह खिड़की खोल दी, वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रकाश उसमें आना शुरू हो गया। डीआरडीएल में शोध एवं विकास की गतिविधियों को गति देने के लिए ये जरूरी था कि वैज्ञानिक तकनीकी एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित समस्याओं को तेजी से निपटाने के लिए जल्दी फैसले लिए जाएं। दिनों दिन की बहस और हफ्तों हफ्तों के चिंतन से अंततः एक लंबी अवधि का गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP तैयार किया गया। पश्चिम देशों की तकनीकी ताकत जो अगर हमारे पास नहीं है तो हमें भी यह सामर्थ्य हासिल करनी होगी और यही संकल्प हमारी शक्ति बना। स्वदेशी मिसाइलों के उत्पादन के लिए एक स्पष्ट और सुपरिभाषित मिसाइल विकास कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। विकास कार्यक्रम प्रायः उत्पादन के चरण में आकर अटक जाते हैं और इसका मूल कारण पैसे की कमी होता है। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने हमें सुझाव दिया कि हमें चरणों में मिसाइल तैयार करने की बजाय इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। रक्षा मंत्री की इन बातों को सुनने के बाद हमने अपने प्रस्ताव में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो हमें दी गई थी। इसके बाद जब हम रक्षा मंत्री वेंकट रमन से मिले और उन्हें अपना संशोधित प्रस्ताव दिखाया तो वे इससे काफी प्रसन्न हुए। रक्षा मंत्री ने हमारे प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष न सिर्फ रखा बल्कि इसकी पुरजोर वकालत भी की। हमारे प्रस्ताव पर उनकी सिफारिशों को मान लिया गया और इस उद्देश्य के लिए 388 करोड़ रुपए की अप्रत्याशित राशि मंजूर कर दी गई और इस प्रकार भारत के प्रख्यात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। जब मैंने डीआरडीएल में मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी को सरकारी मंजूरी का पत्र दिखाया तो सब में एक गजब सा उत्साह भर गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को पृथ्वी और टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली को आकाश और टैंक रोधी मिसाइल परियोजना को नाग का नाम दिया गया। मैंने अपने मन में संजोए रेक्स की बहुप्रतीक्षित सपने को अग्नि का नाम दिया। तो ये थी अग्नि की उड़ान की
चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक की समरी की। इस बुक के आगे के चैप्टर्स की समरी हम नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे। आपको ये बुक समरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।